फ्रेंड्स वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गजनविड इन रोड्स। ये सेकंड चैप्टर है जे एल मेहता एडवांस हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। ओके, फर्स्ट चैप्टर और इंट्रोडक्शन की वीडियोस ऑलरेडी है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। किंगडम ऑफ गजनी। Subuktigin and his son Mahmud of Ghazni, the Turkish invaders from the northwest, paved the way for the ultimate conquest of India by Muslims. The kingdom of Ghazni was the kingdom of Ghazni was founded by Alptagin, once a slave of Samanid emirs of Bukhara. Subuktigin was in turn a slave officer of Alptagin. He ascended to the throne in 977 and laid the foundation of Yamini और गजनविड डायनेस्टी। तो क्या बताया जा रहा है कि सुबुक्तगीन और उनके बेटे महमूद ऑफ गजनी, जो कि टर्किश इन्वेडर्स थे जो इंडिया आए नॉर्थ वेस्ट से, इंडिया में अटैक भी किया, तो ये किंगडम ऑफ गजनी को बिलोंग करते थे। और किंगडम ऑफ गजनी में एक्चुअली रूलर कौन था? अल्पतगीन था रूलर। अल्पतगीन कौन था? तो सैमेनिड अमीर्स मतलब नोबेल्स हुआ करते थे या मंत्री हुआ करते थे सैमेनिड एम्पायर के बुखारा में। तो उनके यहाँ पर अल्पतगीन जो है वो स्लेव गुलाम थे। और फिर बाद में जब है उन्होंने जो है वो किंगडम ऑफ गजनी इस्टेब्लिश किया। सुबुक्तगीन जो है वो अल्पतगीन के स्लेव थे और सुबुक्तगीन ने जो है वो बाद में यामिनी डायनेस्टी या फिर गजनविड एम्पायर इस्टेब्लिश किया। सुबुक्तगीन एक ग्रेट वॉरियर थे। उन्होंने अपने रूल को मेजर पार्ट ऑफ अफ़गानिस्तान में, कुछ पर्शियन टेरिटरीज़ में अपने उनके 20 साल के रेन में उन्होंने फैला के रखा था। He also won the friendship of Samanid ruler by helping him in the suppression of the revolt in Khurasan. उन्होंने जो है उनको जो है फ्रेंडशिप भी मिली सैमिनिड रूलर्स की, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने हेल्प किया उन लोगों को कि वो खुरासन के रिवोल्ट को सप्रेस कर सकें। He secured for the Mahmud the governorship of Khurasan from his patron. तो क्या बताया जा रहा है कि उन्होंने जो है सैमिनिड रूलर से दोस्ती हो गई उनकी, और उस वजह से जो है खुरासन में जो रिवोल्ट चल रहा था वो भी जो है सुबुक्तगीन ने सप्रेस किया, और इस तरीके से महमूद को जो है वो उन्होंने खुरासन का गवर्नरशिप भी दे दिया। अभी हम लोग पढ़ेंगे जयपाल्स एनकाउंटर विद सुबुक्तगीन। Jaipal, the Hindu Shahi ruler of Kabul and Punjab, felt alarmed over the growing power of the neighboring Turkish state. He was ever perturbed over raids by the Muslim hordes in Lamghan, which constituted the border area between their kingdom. तो गजनी एम्पायर जो है वो काबुल के बगल में थी, और काबुल और पंजाब में जयपाल जो कि हिंदू शाही डायनेस्टी के रूलर थे उनका राज चलता था। तो वो काफ़ी अलार्म्ड हो गए, क्योंकि जो बॉर्डर एरिया था टर्किश स्टेट और हिंदू शाही रूल के बीच में, वहाँ पर लमघान बिलोंग करता था एक जगह। यहाँ पर रेगुलरली मुस्लिम लोगों की रेड्स पड़ती थी, मुस्लिम यानी कि टर्किश लोगों की रेड पड़ती थी, और इससे वो काफ़ी अलार्म्ड थे कि कहीं ये लोग इस तरफ ना आ जाए। ही लॉन्च्ड अ मेजर अटैक ऑन गजनी इन 986-87। तो इसी बात से डर के क्या होता है ना कि हम लोग डर में एक्शन लेने की कोशिश की इन्होंने, जयपाल ने, क्योंकि ये अलार्म थे कि ये इधर ना आ जाए, तो ये अटैक करे इनसे पहले मैं ही अटैक कर देता हूँ। तो जयपाल ने अटैक कर दिया 986-87 में। अनलकीली हिज आर्मी वॉज कॉट इन अ सडन हेल स्टॉर्म एंड हैवी रेनफॉल। तो क्या हुआ, लेकिन एक बुरी अनफॉर्चुनेट बात ये थी कि इनकी जो आर्मी थी, किनकी, जयपाल की जो आर्मी थी वो जो है वो हैवी रेनफॉल और हेल स्टॉर्म में फंस गई। ही स्यूड फॉर पीस ऑन ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स, और इस वजह से क्या हुआ, ये लोग जीत नहीं पाए और इन्होंने पीस ट्रीटी साइन की ऑन ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स। ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स यानी कि ऐसी पीस ट्रीटी जहाँ पर इनको बस छोड़ दिया गया, बट बहुत ही ऐसे क्लॉजेज रखे गए जो एकदम अनएक्सेप्टेबल हों, इनके सोवरेनिटी पर क्वेश्चन हो। हार्ड प्रेस्ड he sued for peace on humiliating term. He is said to have repudiated the agreement on return to his own dominions. Subuktigin thereupon retaliated by carrying a plundering raid into Lamghan. Jaipal called for help from some Indian
princess and marched on Ghazni with 100,000 troops. They included contingents from the king of Ajmer, Kalinjar and Kannauj. तो क्या हो गया कि ये ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी कब तक बर्दाश्त करेंगे, तो इस वजह से क्या हुआ, इनके भी कुछ पार्ट्स चले गए और सुबुक्तगीन जो है वो जो है रिटेलिएट सुबुक्तगीन जो है वो कैरी करते रह गए लमघान पर रेड। तो दूसरी बार जो है जयपाल ने क्या किया, इंडियन प्रिंसेस को अपने साथ मिला करके अजमेर, कालिंजर और कन्नौज के लोगों को मिला करके, मतलब प्रिंसेस को मिला करके वापस से कोशिश किया अटैक करने की, लेकिन दोबारा ये हार गए। ही वॉज अगेन डिफीटेड एंड टेकन प्रिजनर। इस बार इनको बंदी बना लिया गया। ही secured his release by surrendering a big slice of his dominance. इस बार इनको एक अच्छा खासा पार्ट उनको देना पड़ा ताकि इनको मतलब ना प्रिजनर ना बनाए, इनको छोड़ दिया जाए उस वजह से। इंक्लूडिंग लमघान तो दे ही दिया जहाँ पर वो अब तक बस रेड कर रहे थे, अब वो कम्प्लीटली उनका हो गया। एंड द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर अप टू द बैंक्स ऑफ इंडस। लमघान के साथ साथ इंडस के बैंक तक का नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो है इनको देना पड़ा सुबुक्तगीन को। ही प्रिपेयर्ड द पाथवेज एंड कंस्ट्रक्टेड रोड्स ऑन द ईस्टर्न फ्रंटियर लीडिंग टू सुलेमान रेंजेस एंड द खैबर पास। फिर इन्होंने जो है वो रोड्स या फिर पाथवेज बनाए, कहाँ से कहाँ तक, सुलेमान रेंजेस से खैबर पास तक। दीज वर यूज्ड बाय लेटर बाय महमूद फॉर द मार्च ऑफ आर्मीज इन हिज। तो ये जो रोड्स इन्होंने बनाया और पासेस बनाए, इसको बाद में जो है महमूद ने यूज़ किया। क्यों? आर्मीज़ को मार्च करवाने के लिए कि वो इंडिया पर अटैक कर पाए। अब यहाँ पर एक बात है, द मिथ ऑफ अनडिफेंडेड फ्रंटियर। द एनकाउंटर ऑफ हिंदू शाहीज विद सुबुक्तगीन हैड फार रीचिंग इफेक्ट ऑन सब्सिक्वेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ऐसा नहीं है कि ये बस हिंदू शाहीज पर जो सुबुक्तगीन ने इनको जो 2 बार हराया, इसकी बहुत ही फार रीचिंग इफ़ेक्ट आई इंडिया पर। ये बस 2 लोगों का वॉर ना हो करके पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का फ्यूचर डिसाइडिंग वॉर हो गया। द फॉर्मर स्टूड फोर्थ एज अ बुलवॉक अगेंस्ट द ऑनस्लॉट ऑफ टर्किश इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। क्योंकि जो है हिंदू शाहीज जो हैं वो एक मतलब कहते हैं ना कि दे वर एक्चुअली क्या कहते हैं उसको, कवच, वो कवच की तरह हैं, ठीक है। वो प्रोटेक्ट कर रहे थे पूरे के पूरे इंडिया को सुबुक्तगीन और उनके आर्मी से, है ना, क्योंकि वो सबसे आगे में थे। फ्रीक्वेंटली रेफर्ड टू एज द गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया से वो घुसने नहीं दे रहे थे। इस स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस की वजह से इट मस्ट हैव बीन प्रोटेक्टेड बाय देम टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेसिटी। जयपाल वॉज फुली कॉन्फिडेंट ऑफ मिलिट्री प्रोवेस एंड डिफेंसेस ऑफ हिज किंगडम। तो जयपाल को ये एरिया को तो बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये एरिया जो है ये इंडिया, अगर ये एरिया कैप्चर हो गई तो फिर मेनलैंड में घुस सकते थे सुबुक्तगीन और उनके आर्मी इंडिया के। तो जयपाल जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे अपने प्रोवेस को लेकर के, अपने डिफेंसेस को लेकर के, अपने किंगडम के। दैट इज़ वाई ही टुक द इनिशिएटिव एंड इन्वेडेड गजनी नॉट वंस बट ट्वाइस। और इसीलिए उन्होंने जो है इनिशिएटिव लिया और गजनी को इन्वेड कर दिया, एक बार नहीं बट दो बार। Therefore, the contention of some writers that the northwestern frontier of India was left undefended on the eve of the Turkish invasion is wrong. तो जो कुछ इंडियन राइटर्स कहते हैं कि जब नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो है वो अनडिफेंडेड रहा था, ऐसा नहीं है। अगर अनडिफेंडेड होता तो ये 2 बार अटैक नहीं करते। Again, to attribute the successive defeats of Jaipal at the hands of the Turks to natural calamity or unforeseen circumstances and incidences is also tantamount to misinterpretation of history. माना जाता है कि जो हम कहते हैं कि एक बार बहुत ज़्यादा रेन हो गई तो वो हार गए, या फिर दूसरे अनफॉर्चून सर्कमस्टांसेस हो गए तो इसलिए जयपाल हार गए, तो बोला जाता है कि ये भी लोग कहते हैं कि ये मिस इंटरप्रिटेशन है हिस्ट्री का। द फैक्ट इज़ दैट जयपाल was the most competent of all the Indian rulers who were called upon to fight the Ghaznavids. He played a formidable role in trying to check their advances into India. He also enjoyed full cooperation from the other princes of northern India. If in spite of all this he failed, the credit must be given to Turks. तो जयपाल जो है वो बहुत ही कॉम्पिटेंट थे, उनकी इंडियंस ने भी साथ दी है ना, बहुत सारे प्रिंसेस ने साथ दी, एज वी रेड कि अजमेर से, कालिंजर से प्रिंसेस ने इनको साथ दी।
इन सब चीज़ों के बावजूद अगर जयपाल एक बार नहीं पर दो दो बार हार रहे हैं तो हमें क्रेडिट देना होगा टर्क्स को कि उन्होंने जो है अपने आप को ऐसे ऑर्गेनाइज किया था, उनकी स्ट्रैटेजी इतनी बेटर थी कि वो जीत पा रहे थे। सुबुक्तगीन अर्नड हिज विक्ट्रीज बाय हिज सुपीरियर जनरलशिप, क्योंकि सुबुक्तगीन ने अच्छे से आर्मी को कमांड किया और एक बेटर वॉर स्ट्रैटेजी थी उनके पास। द ऑक्यूपेशन ऑफ खैबर पास बाय हिम gave a severe blow to the defenses of northwestern frontier province for all times to come। और जब उन्होंने खैबर पास को ऑक्यूपाई कर लिया सुबुक्तगीन ने, तो क्या हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस का डिफेंस जो है वो कम्प्लीटली बर्बाद हो गया, चौपट हो गया। Subuktigin was a pioneer among the Turks who not only opened the gateway of India but also became its master by establishing a strong foothold on the Indian side of the pass। सुबुक्तगीन जो है एक पाइनियर है, मतलब कुछ स्टार्ट करने वाले को हम पाइनियर कहते हैं, तो वो एक पाइनियर हैं जिन्होंने जो है बस इंडिया का गेटवे नहीं खोल दिया टर्क्स के लिए या फिर बाकी आगे आने वाले इन्वेडर्स के लिए, पर साथ ही साथ वो उन्होंने अपना एक स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड अच्छे से उन्होंने ना अपना खैबर पास पर अपने पांव जमा लिए, खुद को वहाँ पर डोमिनेंट बना लिया। इट फैसिलिटेटेड द मार्च ऑफ महमूद ऑफ गजनी ऑन द प्लेन्स ऑफ इंडिया विदाउट एनी लेट और हिंड्रेंस। और इस वजह से महमूद ऑफ गजनी जो है वो इंडियन प्लेन्स पर बिना किसी हिंड्रेंस या प्रॉब्लम के मार्च कर पाए। सुबुक्तगीन डाइड इन 997 एट द एज ऑफ 46। सुबुक्तगीन जो है 46 नहीं 56, आई एम सो सॉरी। तो सुबुक्तगीन की जो है 997 में डेथ हो गई, 56 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हुई। सुबुक्तगीन के सबसे बड़े बेटे जो हैं वो महमूद ऑफ गजनी थे। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। महमूद ऑफ गजनी, इनका टाइम पीरियड बताया जा रहा है 998 से 1030। अब्दुल कासिम महमूद द एल्डेस्ट सन ऑफ सुबुक्तगीन असेंडेड टू द थ्रोन इन 998। तो 998 में ये थ्रोन में आए। जब ये थ्रोन पर आए अपने फादर के डेथ के बाद, तो तभी ये 27 ईयर्स के थे। विदिन अ ईयर ही सिक्योर्ड रिकग्निशन फ्रॉम अल कादिर बिल्ला द कैलिफ ऑफ बगदाद एज द रूलर ऑफ अफ़गानिस्तान एंड खुरासन। तो क्या होता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि खलीफा या कैलिफ जो है वो इस्लामिक हेड हुआ करते थे। तो क्या होता था मेडिवल एजेस में ना, रूलर्स को रूल करने के लिए एक्चुअली रिलीजन की हेल्प चाहिए होती थी, क्योंकि लोग जो है वो रिलीजन में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। इस पीरियड को डार्क एजेस भी कहा जाता है। तो अगर रिलीजन ने सैंक्शन लगा दिया ना किसी रूलर पर कि हाँ ये रूलर है और ये सही है, तो फिर लोग भी उसको वैल्यू करने लग जाते थे। तो द सेम वॉज द कंडीशन विथ महमूद ऑफ गजनी। तो अल कादिर बिल्ला जो हैं वो कैलिफ थे या खलीफा थे बगदाद के, और उन्होंने सुबुक्तगीन ने महमूद ऑफ गजनी को जो है अफ़गानिस्तान और खुरासन का जो है सुल्तान या फिर लीडर मान लिया। द लैटर बेस्टोर्ड ऑन हिम द टाइटल्स ऑफ अमीन उल मिल्लात, प्रोटेक्टर ऑफ द मुस्लिम्स। और जो हैं अल कादिर बिल्ला जो हैं उन्होंने महमूद ऑफ गजनी को बुलाया अमीन उल मिल्लात। अमीन उल मिल्लात मतलब मुस्लिमों के प्रोटेक्टर्स, और साथ साथ यामिन उद दौला यानी कि राइट हैंड मैन ऑफ द एम्पायर। ठीक है, कि इस्लामिक एम्पायर को बढ़ाने वाला, ऐसा करके। महमूद दस केम टू ऑक्यूपाई अ स्टेटस सिमिलर टू दैट ऑफ सैमिनिड्स, क्योंकि सैमिनिड्स भी बहुत पॉपुलर है, तो सैमिनिड्स जैसा ही स्टेटस मिल गया महमूद को हिज फॉर्मर सुजरेन्स। और सैमिनिड्स के ही अंदर एक्चुअली अल्पतगीन थे, फिर अल्पतगीन जो हैं उनके बाद उनके स्लेव सुबुक्तगीन हुए जो कि महमूद के पिता थे। तो इसलिए जो है वो सैमिनिड्स की जो इज़्ज़त थी वही महमूद की हो गई। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि महमूद या उनकी फैमिली कभी ना कभी इनके अंदर थी, है ना, इस वजह से। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू बी क्रेडिटेड विद द टाइटल ऑफ सुल्तान। ये पहले मुस्लिम रूलर थे महमूद ऑफ गजनी जिनको कि सुल्तान का टाइटल मिला। एट दिस टाइम ऑफ हिज इन्वेस्टिट्योर बाय द कैलिफ plenipotentiary, Mahmud took a vow that he would wage jihad on the Kafirs and organize annual expeditions to India, the land of idolaters।
अभी क्या हो गया ना कि देखो आपको नई नई जो है ना आपको नाम मिल रहा है और बाकी चीज़ें हो रही है, तो क्या होता है यू गेट एक्साइटेड। सेम थिंग हो गया महमूद के साथ कि उनको नाम मिल रहा था, तो वो उन्होंने सोचा कि एक्चुअली में इसका बस एक रिलीजियस एंगल नहीं है, इकोनॉमिकल एंगल भी है कि महमूद ऑफ गजनी को सेंट्रल एशिया पर अटैक करना था। और वो सबके नज़र में वो क्या करना चाहते थे, वो अपने सपने को पूरा करना चाहते थे, बट वो सबको दिखाना चाहते थे कि वो प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने रिलीजन को यूज़ किया यहाँ पर खुद रूल करने के लिए, खुद को डिवाइन दिखाने के लिए। तो उन्होंने क्या कहा, कैलिफ को भी खुश करने के लिए, तो उन्होंने एक प्रॉमिस लिया कि मैं जो है जिहाद करूँगा। जिहाद या फिर क्रूसेड क्या होता है कि एक रिलीजियस वॉर है ना, कि अगर कोई आपके रिलीजन पर बिलीव नहीं करता है तो आप जिहाद करके उसको कन्वर्ट करो, नॉन बिलीवर को बिलीवर में कन्वर्ट करो। काफिर का मतलब वही होता है, इनफेडल्स मतलब जो फेथ ना करे। तो इस्लाम पर जो फेथ नहीं कर रहे हैं वो काफिर हैं, और उनको जो है उनके अगेंस्ट वॉर करूँगा, जिहाद करूँगा और एनुअल एक्सपीडिशन करूँगा इंडिया पर। क्यों? क्योंकि इंडिया तो लैंड है काफिरों का, आइडियोलेटर्स का मतलब मूर्ति पूजक का, और इस्लाम में जो है मूर्ति पूजा गलत मानी गई है इस वजह से। बट आई थिंक रियल जिहाद क्या होना चाहिए कि आप अपने सेंसेस को फाइट करो और कॉन्शियसनेस तक पहुँचो। दैट इज़ द रियल जिहाद इन एवरी रिलीजन। बट चलो ठीक है, तो एक नैरो मीनिंग होता है, एक ब्रॉड मीनिंग होता है, तो वी शुड लुक forward to the broad meaning. Okay, anyways, he could not undertake this work all at once because of a revolt in Khurasan. तो उन्होंने कहा कि वो इंडिया में जाकर के काफिर्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, बट एक बार में इनसे ये काम नहीं हो पाया क्योंकि खुरासन में रिवोल्ट चल गया और खुरासन के ये रूलर थे। अ ग्रेट वॉरियर एंड ब्रिलियंट मिलिट्री कमांडर, ही कार्व्ड आउट अ वास्ट सेंट्रल एशियन एम्पायर बाय कॉन्क्वेस्ट, इंटरस्पर्स्ड विथ हिज इंडियन इन्वेजन। तो उन्होंने जो है एक बड़ा सा सेंट्रल एशियन एम्पायर बनाया। मैंने पहले भी बता दिया था ना, क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए थे, उनको एक्चुअली में इकोनॉमिक गेन चाहिए था, और इंडियन जो टेम्पल्स थे वो इकोनॉमी का सेंटर थे भाई साहब। मतलब वहाँ पर पूरा गोल्ड का बना हुआ है टेम्पल, और बहुत सारे ट्रेजरी रखे हुए हैं टेम्पल में आइडल्स गोल्ड की बनी हुई है। तो क्या होता था, इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा था टेम्पल्स को लूट करके। तो ये दिखा रहे थे लोगों को कि मैं तो आइडल ब्रेक कर रहा हूँ, मैं तो मूर्ति तोड़ रहा हूँ, बट एक्चुअल बात था ये पैसा कलेक्ट भी कर रहे थे, जिससे इन्होंने सेंट्रल एशिया में एक बहुत ही बड़ा सा एम्पायर खड़ा कर दिया। नाउ इंडियन इन्वेजन्स, their nature. Mahmud led 17 expeditions into India from 1000 to 1027. The number and frequency of these raids throw light on the tireless energy, ambition and fixity of the purpose of the invader. 17 अटैक्स किए इन्होंने 27 साल के टाइम में, है ना। 1000 से 1027 तक में इन्होंने 17 अटैक किए इंडिया में। इतना सारा अटैक दिखाता है कि एकदम इनका एम था कुछ, है ना। ये एकदम टायरलेस थे, बिल्कुल थक नहीं रहे थे, बार बार अटैक कर रहे थे। ही लेफ्ट गजनी जनरली एट द एंड ऑफ द इंडियन रेनी सीजन। तो इंडियन रेनी सीजन जब ख़त्म हो जाता था तो वो गजनी से निकलते थे। स्पेंड द विंटर हेयर विच वॉज नॉट एज कोल्ड एज इन अफगानिस्तान। और विंटर को यहाँ इंडिया में विंटर को यहाँ स्पेंड करते थे। ही रिटर्न टू गजनी, फिर गजनी वापस चले जाते थे मार्च अप्रैल में, जो नेक्स्ट रेनी सीज़न शुरू होने के पहले होता था। लेडन विथ, और गजनी वापस ऐसे नहीं जाते थे, पूरी बूटी क्या होता है, वॉर टैक्स, वॉर में जो जीतते हैं वो बूटी होता है। गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन्स, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, मैन एंड वुमेन एज स्लेव्स एंड ऑल दैट ही एंड हिज मॉरेडर्स कुड कैरी विद देम। जो भी ले जा सकते थे सब, मतलब लूट लो, तो जो भी ले जा सकते थे सब ये ले करके जाते थे। और फिर हैविंग एक्वायर्ड फुल नॉलेज ऑफ द क्लाइमेट, और इंडिया के क्लाइमेट, इंडियन टोपोग्राफी के बारे में इन्होंने फुल नॉलेज एक्वायर करने के बाद क्या किया, ही यूजुअली ट्राइड टू अवॉइड द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड पर्टिकुलरली द रेन विच ब्लॉक्ड द पैसेज ऑफ द आर्मी।
तो इन्होंने क्या किया, ये एक्चुअली में इन्होंने पूरा पढ़ लिया था कि इन्होंने नॉलेज इकट्ठा कर लिया था कि इंडियन क्लाइमेट क्या है, टोपोग्राफी क्या है, टोपोग्राफी मतलब लैंड फीचर्स। तो ये जो है दो चीज़ों को अवॉइड करते थे, एक तो जब बहुत गर्मी आ जाए नॉर्दर्न प्लेन पे, स्कॉर्चिंग हीट वो, और दूसरा रेन, क्योंकि ये दोनों जो है वो आर्मी के लिए हिंड्रेंस पैदा करती। ऑब्वियसली इवन द शॉर्टेस्ट ऑफ हिज कैंपेन हैड टू बी इंडिकेटेड बाय 2 years ऑफ द क्रिश्चियन एरा। इनकी जो शॉर्टेस्ट कैंपेन भी थी ना वो 2 साल की थी क्रिश्चियन एरा के हिसाब से देखो तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है, एक्चुअली वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कि इनकी जो है ना स्ट्रैटेजी प्लान थी। आप देख रहे हो लैंड स्केप के हिसाब से ये प्लान कर रहे हैं, क्लाइमेट के हिसाब से प्लान कर रहे हैं, तो स्ट्रैटेजिक वॉरफेयर लड़ रहे थे ये लोग। अब हम पढ़ेंगे महमूद की इनकाउंटर जयपाल के साथ कैसी रही। ओके देन, एनकाउंटर विथ जयपाल। So after the consolidation of his hold over Ghazni kingdom, Mahmud turned his attention towards Indian frontier. He initiated the campaign with the dawn of the 11th century. He crossed the Khyber Pass and occupied some hill territories and fortresses of the Hindu Shahis in the vicinity of Peshawar. तो इन्होंने क्या किया, अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करने के बाद गजनी एम्पायर को इन्होंने अपना पूरा अटेंशन जो है वो इंडियन फ्रंटियर पर शिफ्ट कर दिया। ये जो है इन्होंने कैंपेन इनिशिएट किया और 1000 के एंड में 1001 के स्टार्टिंग में, और इन्होंने खैबर पास को क्रॉस करके क्या किया, हिल टेरिटरीज़ को ऑक्यूपाई कर लिया और हिंदू शाहीज़ के फोर्ट्रेस को ऑक्यूपाई कर लिया, फोर्ट किले को ऑक्यूपाई कर लिया जो कि पेशावर के बगल में था। ही स्टेड ऑन द बैंक्स ऑफ इंदस फॉर अ कपल ऑफ वीक्स। लगभग 2 सप्ताह के लिए जो है ये 14 दिनों के लिए इंदस के बैंक पर रहे, इंदस के किनारे, इंदस नदी का नाम है, वहाँ पर रहे। एंड हैड अ गुड लुक एट द वास्ट स्ट्रेच ऑफ द इंडियन प्लेन्स अलोंग द रिवर। और फिर उसके बाद इंडियन प्लेन्स को निहारते थे। ही रिटर्नड आफ्टर स्टेशनिंग अ स्ट्रॉन्ग कंटिजेंट ऑफ द इंडियन साइड ऑफ द पास। तो ये जो है वहाँ पर एक मिलिट्री काइंड ऑफ मिलिट्री स्टैंड बना करके ही रिटर्न। दिस वॉज हिज फर्स्ट विजिट टू द पास। ये उनका पहला विजिट था पास का, विच ही गैरिसन्ड एंड मेड सेफ फॉर हिज फ्यूचर एक्सपीडिशन। और वहाँ पर इन्होंने अपनी डोमिनेंसी जो है स्टैब्लिश कर दी ताकि ये फ्यूचर में एक्सपीडिशन कर पाएँ। महमूद मार्च अगेंस्ट जयपाल द ईयर फॉलोइंग एट द हेड ऑफ द 15,000 सेलेक्ट कैवेलरी एंड अ लार्ज नंबर ऑफ गाजीज। गाजी कौन है? गाजी का मतलब होता है समवन हु इज़ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द काफिर। शॉर्टकट में हम लोग ये जान सकते हैं। तो 15,000 कैवेलरी है ना, हॉर्समैन के साथ और गाजीज़ के साथ, लार्ज नंबर ऑफ गाजी। गाजी मतलब कोई जो काफिर नॉन बिलीवर को डिस्ट्रॉय करे। ये जो है ये पेशावर के वहाँ पर, पेशावर के बगल में इन्होंने मार्च किया। जयपाल क्रॉस्ड इंदस। जयपाल भी इंदस जो है वो 12,000 हॉर्समैन, 30,000 इन्फेंट्री यानी कि जो पैदल चल रहे हैं, और 300 एलिफेंट्स के साथ गए इन्वेडर से मिलने के लिए, इन्वेडर से मुकाबला करने के लिए। बैटल हुआ उनके बीच 27 नवंबर 1001 में। जयपाल वॉज डिफीटेड एंड टेकन प्रिजनर अलॉन्ग विथ हिज चीफ ऑफिसर्स एंड किन्समैन। जयपाल को हरा दिया गया और प्रिजनर बना करके उनके करीबी लोगों के साथ उनको जो है ले करके चले गए महमूद। 15,000 ऑफ हिज मैन ले डेड स्प्रेडिंग लाइक अ कारपेट ऑन द ग्राउंड। और इनके 15,000 लोग मारे गए जो एकदम मतलब इतनी भयावह बैटल थी। 15,000 लोग एकदम ग्राउंड पे पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कारपेट बिछा दिया है किसी ने। एंड प्रोवाइडिंग एम्पल फूड फॉर बीस्ट्स एंड बर्ड ऑफ प्रे। और ये सारे जो डेड बॉडीज़ थे ये एज अ फूड इट वॉज बीइंग सर्व्ड टू द बर्ड्स, जो बर्ड या फिर जो एनिमल्स जो है ना नॉन वेज या फिर फ्लैश पर डिपेंड करते हैं। सो सैड दिस लाइन इज। Anandpal, the son of Jaipal, who had been left behind at Vaihind to look after the affairs of the state, had to pay a heavy ransom. हेवी रैंसम क्या था? ये 2,50,000 दिनार और 50 एलिफेंट था जो कि इनको पे करना पड़ा महमूद ऑफ गजनी को। और ये जो है ये जयपाल के साथ इनको ले नहीं जाया गया था। और फिर जब इन्होंने इतना सारा पे किया
तो तब जयपाल को छोड़ दिया गया और बाकी लोगों को भी छोड़ दिया गया। बट जयपाल जो है वो ये डिसरिस्पेक्ट या डिसग्रेस वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने जो है खुद को जो है खुद की चिता जला करके आग लगा करके वो उसमें कूद गए एंड ही डाइड। इट इज़ सैड। Jaipal could not bear the disgrace and burned himself to death on a self-lit fire. He was succeeded on the throne of Vaihind by Anandpal. Mahmud returned to Ghazni with a huge booty. महमूद को बहुत सारे पैसे मिल गए और वो गजनी रिटर्न कर गए। यहाँ जयपाल की डेथ हो गई। लार्ज नंबर ऑफ इंडियन लोगों को वो स्लेव बना करके ले गए। दिस इनिशियल विक्ट्री ओवर हिंदू शाहीज द गार्जियन ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया एनकरेज्ड हिम अ ग्रेट डील। और इससे जो है उनको बहुत इनकरेजमेंट मिली महमूद को। नाउ सुबुक्तगीन ऑफ आई एम सो सॉरी subjugation of Bhatia and Multan. I'm so sorry. If you're able to hear some background music, it is because of the Diwali celebrations that is going on. So, let us start. Subjugation of Bhatia and Multan. After the conquest of Sistan, Mahmud led his third expedition into India in 1004 and 5. He marched with his victorious army through Baluchistan, crossed the Indus and started loot and plunder in the Multan region. सीस्तिन को कॉन्कर करने के बाद महमूद जो है वो तीसरे एक्सपीडिशन में फिर से इंडिया आए 1004-5 के समय में, और वो जो है अपने विक्टोरियस आर्मी के साथ बालूचिस्तान होते हुए इंडस को क्रॉस करते हुए जो है मुल्तान रीजन तक गए। ही मेट विथ स्टिफ ऑपोजिशन एट द फोर्ट ऑफ भाटिया, और भाटिया के किले में उनको बहुत ही तगड़ा अपोजिशन मिला। भाटिया जो है वो ट्रेड रूट पर सिचुएटेड है। मुल्तान में जो खैबर पास होकर गुजरता है वहाँ पर भाटिया फोर्ट सिचुएटेड था, और भाटिया फोर्ट के रूलर का नाम था बाजी या फिर बिजी राय। ये जो है इन्होंने हीरोइक फाइट किया महमूद के साथ, बट ये भी हार गए। इंस्टीड ऑफ फॉलिंग इनटू द हैंड्स ऑफ द इन्वेडर ही सेव्ड हिज ऑनर बाय कमिटिंग सुसाइड। और बिजी राय ने भी क्या हुआ कि जब ये हार गए तो इन्होंने जो है सुसाइड कर लिया। अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, एक्चुअली दिस वाज द कल्चर, ठीक है। आपको लग रहा है कि ऐसे क्यों ये लोग मर जा रहे हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो दिस वाज एक्चुअली द कल्चर, क्योंकि है ना आन नहीं जानी चाहिए। तो ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता था, स्पेशली राजपूत कल्चर में, कि आप एनिमी से हार गए तो, क्योंकि उनका ऑनर उनके लिए सबसे बढ़कर है। तो दैट्स वाई ऑल दिस। All the inhabitants of Bhatia who refused to embrace Islam were put to sword. और भाटिया में जो भी लोग रह रहे थे जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट करने से मना किया, उनको मार दिया गया। महमूद रिटर्न टू गजनी अलॉन्ग द इंदस वाया द खैबर पास। महमूद जो है इंदस रिवर से होते हुए, खैबर पास से होते हुए गजनी वापस चले गए। हिज मैन टुक टाइम टू मूव एंड वेयर कॉट इन द रेन्स बिफोर दे कुड क्लियर द पास। और उसके जो आदमी हैं वो बारिश में फंस गए। सोलन इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज टुक अ हैवी टोल ऑफ लाइफ एंड बूटी ऑफ द इन्वेडर्स हु वेर ऑल्सो पिलेज्ड बाय द इंडियन ट्राइबल्स। तो क्या हो गया कि पूरा बारिश हो रही थी, इसमें ये फंस गए इन्वेडर्स, और फिर जो है इंडियन ट्राइबल्स ने इनकी खूब खबर ली। इट मेड महमूद वाइजर इन प्लानिंग, और फिर इनकी बूटीज़ ले ली, छीन लिया। तो इससे फिर अब इसके बाद जब महमूद आए तो उन्होंने थोड़ा और प्लानिंग करके वो आते थे कि ऐसा हो कि जब वो रिटर्न भी हो तो वो सही समय पर रिटर्न हो जाए, कि उनको लॉस ना हो। महमूद लेड हिज फोर्थ एक्सपीडिशन, मतलब आप देख रहे हो 1002 से 4 में उन्होंने अपना थर्ड एक्सपीडिशन किया, सेकेंड एक्सपीडिशन किया, फिर थर्ड 1004-5, मतलब ये एकदम रेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, क्योंकि इनको फ़ायदा हो रहा है बहुत। क्योंकि इंडिया पर जब ये टेम्पल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो ये बहुत सारे पैसे ले जा रहे हैं, जिससे ये अपना सेंट्रल एशियन एक्सपीडिशन चला रहे हैं। तो 1005-6 में जो है इन्होंने अब्दुल फतेह दाऊद जो कि करमाटिया रूलर थे मुल्तान के, उनके साथ इन्होंने जो है लड़ाई करी। आनंदपाल रिफ्यूज टू गिव अ पैसेज टू द इन्वेडर्स थ्रू हिज डोमिनेंस। आनंदपाल ने जो है कहा कि मैं आपको नहीं घुसने दूंगा अपने एरिया से। दाऊद कैपिटुलेटेड विदाउट अ फाइट एंड प्लीज्ड महमूद बाय द सरेंडर ऑफ हिज ट्रेजर। दाऊद लेकिन डर गए, उन्होंने जो है बिना फाइट किए
अब्दुल फ़तेह दाऊद ने महमूद को जो है ट्रेज़र दे दिया, हॉर्सेस दे दिया कि हमें छोड़ दो। ही वॉज अलाउड टू रिटेन मुल्तान। तो फिर वापस से उनको महमूद ने क्या किया, दाऊद को कहा कि आप मुल्तान में रहो, और लेकिन आप क्या करोगे, हमें एनुअल ट्रिब्यूट दोगे और फॉलो करोगे सुन्नी फेथ को। वाइल रिटर्निंग टू गजनी, महमूद अपॉइंटेड अ हिंदू कन्वर्ट नवासा शाह। ये एक हिंदू थे जो बाद में इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे। तो महमूद ऑफ गजनी ने जो है नवासा शाह को जो भी उन्होंने हिंदुस्तान में टेरिटरीज़ को कॉन्कर किया था, वहाँ पे नवासा शाह को बिठा दिया रूल करने। अबाउट दिस टाइम द टर्क्स वेयर इलाक खान्स इन्वेडेड खुरासन। इस समय पे टर्क्स ने जो है इलाक खान के अंदर जो है खुरासन को इन्वेड कर लिया। महमूद जो है इसलिए बहुत ही बिजी थे सेंट्रल एशियन फ्रंटियर्स पे 2 साल तक, ठीक है, 1006 के बाद। टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज लॉन्ग एब्सेंस, क्योंकि महमूद इतने समय तक एब्सेंस रहे, तो यहाँ पर नवासा शाह जो कि एक हिंदू हुआ करते थे, उन्होंने जो है इस्लाम को वापस से छोड़ दिया। इंटेंडेड टू बिहेव एज एन इंडिपेंडेंट रूलर, और वो खुद को इंडिपेंडेंट रूलर की तरह ट्रीट करने लगे, वो खुद को महमूद का रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानने लगे। दाऊद ऑफ मुल्तान ऑल्सो बिगैन टू कोलैबोरेट विथ हिम, और दाऊद जो मुल्तान के थे, जिन्होंने पहले चुपचाप से महमूद को हेल्प कर दिया, तो इस बार जो है वो भी कोलैबोरेट कर रहे थे उनके साथ। द 5th एक्सपीडिशन ऑफ महमूद वॉज अकॉर्डिंगली डायरेक्टेड अगेंस्ट नवासा शाह। तो 5वां एक्सपीडिशन जो है महमूद का, वो नवासा शाह के अगेंस्ट था। द लैटर attempted to escape towards the Kashmir hills but was taken prisoner and deprived of his personal treasure of about 4 lakh dinars. भागने की कोशिश की नवासा शाह ने, लेकिन फिर उनको पकड़ लिया गया और प्रिजनर बना लिया गया, बंदी, और फिर उनके जो पर्सनल धन थे नवासा शाह के 4 लाख दिनार, वो भी उनसे ले लिया गया। इसके बाद जो चैप्टर का जो भी पार्ट है, आई थिंक इट इज़ स्टिल अ लॉट ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ चैप्टर लेफ्ट, सो आई थिंक ये एक क्लास में नहीं होगा। वी वॉन्ट टू कीप द वीडियो शॉर्ट एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न दैट वी आर लीविंग इट अप टिल हियर, एंड नेक्स्ट पार्ट हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। विक्ट्री ऑफ आनंद पाल एंड प्लंडर ऑफ नागरकोट हमें करना है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड एवरी वन हु इज़ सेलिब्रेटिंग दिवाली, हैप्पी दिवाली टू यू ऑल।